नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग रेलवे ग्रुप डी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन रेलवे में आए हुए मैथ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन यदि संख्या 7,25,14,368 के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए तो बनी नई संख्या में कितने सम अंक होंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए मैं क्वेश्चन में संख्या क्या दिया हुआ है, संख्या दिया हुआ है 7 करोड़, संख्या दिया हुआ 7,25,14,368 दिया है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोल क्या रहे हैं कि संख्या के प्रत्येक अंक को 9 से घटा दिया जाए। तो देखिए प्रत्येक अंक को 9 से घटाएंगे तो हमारी नई संख्या क्या बन जाएगी। हम 9 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से 4 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद 9 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 6 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी नई संख्या हमारी क्या निकल के आ जाएगी, 2,74,85,631। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि नई संख्या में कितने सम अंक होंगे। तो देखिए यहां कितने सम अंक है, 2 हमारा सम है, 4 हमारा सम है, 8 हमारा सम है और 6 हमारा सम है। यानी कितने सम अंक है, 4 सम अंक है। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 44 और 264 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3/2 गुनी है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है, छोटी संख्या पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है छोटी संख्या। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या हमारी 2x है। तो देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, हमें क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3/2 गुनी है। तो देखिए हमने मान लिया कि एक संख्या 2x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका 3/2 गुना। तो देखिए हम इसका 3/2 गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमने एक संख्या को 2x मान लिया तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो गई, 3x हो गई। अब देखिए हमें क्वेश्चन में और क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है और हमसे पूछ के रहा है छोटी संख्या पूछ रहे हैं। तो देखिए एक हमारा कंसेप्ट होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू एचसीएफ गुने एलसीएम। अब देखिए हम एक संख्या को 2x मान रहे हैं तो दूसरी संख्या हमारी क्या हो जा रही है, 3x हो जा रही है। और हमें क्वेश्चन में एचसीएफ क्या दिया है, हमें एचसीएफ दिया 44 और एलसीएम क्या दिया, हमें एलसीएम दिया है 264। हमें एलसीएम क्या दिया, 264 दिया। अब देखिए हम इस इक्वेशन से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए हम यहां अगर गुना करेंगे 3 में 2 से तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इस 6 से अगर हम इसे काटेंगे, 6 से इसे काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 6 से हम इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 6 से चला जाएगा 44 बार में। अब देखिए यहां x गुने x हमारा बच गया, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू यहां हमारा क्या बच गया, 44 गुने 44, ये हमारा क्या हो जाएगा, 44 का स्क्वायर। यहां से हमारा x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, x इक्वल टू निकल के आ जाएगा 44। x इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 44 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता चल गया तो हम यहां से दोनों संख्या बता पाएंगे। एक संख्या हमारी क्या होगी, x की जगह हम 44 पुट करेंगे तो 2 गुने 44 ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 88। और हम यहाँ x की जगह 44 पुट करेंगे तो 3 गुने 44 ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 में हम 44 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 132। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 132 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ के आ रहा था छोटी संख्या। तो देखिए एक संख्या हमारी क्या निकल के गई, 88 और दूसरी संख्या क्या निकल के गई, 132। यानी छोटी संख्या क्या है, 88 है। हमारा आंसर क्या निकल के गया, 88 निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 4 अंकों की वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहे हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 24, 40 और 56 का हम एलसीएम निकालेंगे। हम सबसे पहले इनका एलसीएम निकालेंगे।
अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। अब देखिए यहां सबसे बड़ा क्या है, 56 है, तो देखिए हम 56 का फैक्टर करेंगे तो हम 56 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 7, यानी फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 हो जाएगा। उसके बाद हम 40 का फैक्टर करेंगे तो देखिए हम 40 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 5, 8 है, हमें क्या लेना होगा, 5 लेना होगा। उसके बाद क्या है 24, हम 24 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुने 3, 8 है, हमें 3 लेना होगा। अब देखिए हम यहां गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम निकल के आ जाएगा, हम यहां गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8, 8 में 5 से गुना करेंगे ये हमारा कितना हो जाएगा 40, 40 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो 120, 120 में अगर हम 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 840, यानी एलसीएम कितना निकल के आ गया, 840 निकल के आ गया। तो देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 24, 40 और 56 से विभाज्य है तो इनके एलसीएम से भी विभाज्य होगी, यानी 840 से भी विभाज्य होगी। अब देखिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। अब देखिए 1000 में 840 से भाग देंगे तो ये हमारा नहीं कटने वाला है, तो हम यहां क्या करते हैं, इसका हम दुगुना ले लेते हैं। अब देखिए 840 का अगर हम दुगुना लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1680 हो जाएगा। अब देखिए 1680 840 से विभाज्य होगा, यानी इनके एलसीएम से विभाज्य होगा तो इन सभी से भी विभाज्य होगा, और 1680 हमारा 4 अंकों की संख्या है, यानी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1680 होगी, जो 24, 40 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी। हमारा आंसर क्या निकल गया, 1680 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 0.987 माइनस 0.756 को P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.987 और यहां जो है 8 और 7 के ऊपर रेकरिंग दिया है, माइनस 0.756 और यहां जो है 5 और 6 के ऊपर रेकरिंग दिया है। तो देखिए हम इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसे अगर P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो देखिए यहां जो है 8 और 7 के ऊपर रेकरिंग है और 9 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो हम इसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 987 माइनस 9, यानी जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है हम उसे माइनस करेंगे, और बट्टे में हम क्या लिखेंगे, जितने के ऊपर रेकरिंग है उतना 9 लिखेंगे, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है यानी जितने के ऊपर रेकरिंग नहीं है उतना हम 0 लगाएंगे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 990 माइनस, हम इसे अगर लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 756 माइनस 7 बटे हमारा क्या हो जाएगा 990 हो जाएगा। अब देखिए हम यहां अगर माइनस करेंगे, हम यहां 987 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 978 बटा 990 माइनस, यहां अगर माइनस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 749, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 749 बटा 990। अब देखिए हम इन दोनों को माइनस करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 978 में से माइनस करेंगे 749 तो ये हमारा हो जाएगा 229 और बटे में हमारा क्या हो जाएगा 990, यानी P बटा Q के रूप में क्या निकल के आ गया, 229 बटा 990 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 229 बटा 990। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि P और Q समीकरण x² + 4x - 21 = 0 के मूल है और P लेस देन Q है तो x के पदों में वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल P - 1 और Q + 1 होंगे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समीकरण क्या दिया है, हमें समीकरण दिया हुआ है x² + 4x - 21 = 0 दिया है। अब देखिए हम यहां क्या करेंगे, इस समीकरण का मूल निकालेंगे। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं x² + 7x - 3x - 21 = 0। अब देखिए यहां से हम इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, x + 7 बच जाएगा। अब देखिए हम इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो यहां हमारा क्या बच जाएगा, x + 7 बच जाएगा = 0। अब देखिए इन दोनों में से x + 7 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा x + 7 × x - 3 = 0। अब देखिए यहां से x का 2 वैल्यू निकल के आ जाएगा, एक हमारा निकल के आ जाएगा x = -7 और दूसरा हमारा क्या निकल के आ जाएगा, x = 3।
अब देखिए दो मूल निकल के आ गया, एक हमारा निकल के आ गया -7 और दूसरा हमारा क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। अब देखिए इस समीकरण का हमें दो मूल क्वेश्चन में दिया P और Q, जहां हमें दिया हुआ है कि P जो है Q से छोटा है। तो देखिए यहां P इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 जो है प्लस के 3 से छोटा है, यानी यहां हमारा P इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां हमारा P इक्वल टू हो जाएगा -7 और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 3। अब देखिए दूसरा जो समीकरण बनाया जा रहा है उसका हमें मूल्य क्या दिया है, P-1। अब देखिए हम इसमें अगर -1 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। और दूसरा हमें क्या दिया, Q + 1। अब देखिए हम इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण क्या होता है, स्टैंडर्ड द्विघात समीकरण होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने x प्लस अल्फा गुने बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए यहां अल्फा और बीटा क्या होता है, समीकरण का दो मूल होता है। अब देखिए यहां समीकरण का हमें दो मूल क्या पता है, एक हमारा -8 है, दूसरा हमारा क्या है, प्लस का 4 है। तो देखिए हम यहां पुट करेंगे तो यहां से हमारा हो जाएगा x² माइनस ये हमारा हो जाएगा -8 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस यहां हमारा हो जाएगा -8 गुने प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हमारा हो जाएगा x², हम यहां माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4, माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का 4x, यहां हमारा क्या हो जाएगा -32, प्लस में अगर हम माइनस से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -32 इक्वल टू 0। यानी यहां से हमारा समीकरण क्या निकल के आ गया, x² प्लस 4x -32 इक्वल टू 0। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन यदि एक न्यून कोण है और tan² a प्लस sec a इक्वल टू 11 है तो cot a का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है cot a का मान पूछ रहा है। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है tan² a प्लस sec a इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 11 दिया हुआ है। अब देखिए हम यहां से क्या लिख सकते हैं, अब देखिए tan² a के जगह हम यहां लिख सकते हैं sec² a माइनस 1 प्लस sec a इक्वल टू 11 लिख सकते हैं। अब देखिए इस 11 को अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी -1 और -11 ये हमारा कितना हो जाएगा, -12 हो जाएगा। यहां से हमारा हो जाएगा sec² a प्लस sec a -12 इक्वल टू 0। अब देखिए हम यहां से और क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं sec² a प्लस 4 गुने sec a माइनस 3 गुने sec a -12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखिए हम यहां से इन दोनों में से sec a कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा क्या बच जाएगा, sec a कॉमन लेंगे तो अंदर हमारा बच जाएगा sec a प्लस 4। अब देखिए यहां से इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा -3 हम कॉमन लेंगे तो हमारा अंदर क्या बच जाएगा, अंदर हमारा बच जाएगा sec a प्लस 4 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू हमारा हो जाएगा 0। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से sec a प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं, यानी यहां से हमारा हो जाएगा sec a प्लस 4 इंटू sec a -3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से sec का दो वैल्यू निकल के आएगा, एक हमारा निकल के आ जाएगा sec a इक्वल टू 3 और दूसरा हमारा निकल के आ जाएगा sec a इक्वल टू -4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि a जो है एक न्यून कोण है। तो देखिए न्यून कोण में हमारा क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है, यानी sec का मान यहां हमारा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, यानी यहां -4 नहीं हो सकता है। यानी यहां से हमें sec इक्वल टू क्या पता चल गया, यहां से हमें sec a इक्वल टू हमें पता चल गया 3। तो देखिए हम इसे लिख सकते हैं 3/1। अब देखिए sec थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, sec थीटा इक्वल टू हमारा होता है h/b। अब देखिए यहां जो है
अगर हमारा एज अगर 3 यूनिट है, एच हमारा 3 यूनिट है, तो बी हमारा कितना है, 1 यूनिट है। अब देखिए हम यहाँ पाइथागोरस लगा के पी निकाल सकते हैं। पी कितना हो जाएगा, पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पी कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर रूट अंडर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुने √2। अब देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉट ए, हमसे पूछ रहे कॉट ए। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू हमारा होता है बी बटा पी। अब देखिए यहां हमारा बी क्या है, बी हमारा है 1, पी हमारा क्या है 2 गुने √2। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1 बटा 2 गुने √2 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ के रहा है मीनार की ऊंचाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से बदलकर 30 डिग्री होने पर भूतल पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई में 40 √3 मीटर की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले जो है उन्नयन कोण कितना था, पहले उन्नयन कोण था 60 डिग्री। पहले उन्नयन कोण कितना था, पहले उन्नयन कोण था 60 डिग्री। बाद में कितना हो गया, बाद में कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। बाद में कितना हो गया, बाद में हो गया 30 डिग्री। अब देखिए 30 डिग्री होने पर छाया में कितने का वृद्धि हो जा रहा है, 40 √3 मीटर का वृद्धि हो जा रहा है। अब देखिए मीनार और भूमि के बीच का कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये हमारा कोण है 90 डिग्री। तो देखिए एक हमारा क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें ये हमें कोण क्या पता है, 60 डिग्री पता है। तो देखिए ये कोण हमारा 60 डिग्री है, तो एक हमारा लंब और आधार का रेशियो होता है। लंब और आधार का हमारा एक रेशियो होता है, लंब और आधार का रेशियो होता है 60 डिग्री होने पर, 60 डिग्री होने पर लंब और आधार का एक रेशियो होता है। लंब और आधार का रेशियो होता है √3:1। यानी लंब अगर √3 यूनिट होगा तो आधार क्या होगा, 1 यूनिट होगा। लंब अगर √3 यूनिट होगा, लंब अगर √3 यूनिट होगा तो आधार कितना होगा, आधार कितना होगा, 1 यूनिट। यानी यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगी, 1 यूनिट होगी। अब देखिए ये हमारा एंगल क्या है, ये हमारा एंगल है 30 डिग्री और ये हमारा क्या है 90 डिग्री। तो देखिए 30 डिग्री होने पर एक हमारा रेशियो होता है, 30 डिग्री होने पर लंब और आधार का रेशियो क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो होता है 1:√3, 1:√3। अब देखिए यहां हमारा लंब कितना है, यहां हमारा लंब है 1 यूनिट और यहां लंब हमारा कितना है √3। तो देखिए हम इन दोनों को बराबर करेंगे क्योंकि लंब क्या है हमारा दोनों का सेम है। तो या तो हम इसे 1 यूनिट बना लेंगे या हम इसे √3 यूनिट बना लेंगे। तो हम इसे √3 यूनिट बना लेते हैं। अब देखिए √3 यूनिट बनाने के लिए हम इसमें √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √3, ये हमारा हो जाएगा √3:, ये हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां हमारा लंब कितना है, √3 है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, आधार हमारा कितना हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा, हमारा आधार कितना हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 1 यूनिट, तो यहां से यहां तक की लंबाई क्या है, 3 यूनिट है। यानी पहले अगर छाया अगर 1 यूनिट होगा तो छाया बाद में कितना हो गया होगा, 3 यूनिट। यानी छाया में कितने का वृद्धि हो रहा है, छाया में 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। छाया में कितने का वृद्धि हो रहा है, छाया में 2 यूनिट का वृद्धि हो रहा है। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि छाया में 40 √3 मीटर का वृद्धि हो रहा है, छाया में 40 √3 मीटर का वृद्धि हो रहा है। यानी इस 2 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 40 √3 मीटर दिया। तो देखिए हम यहां से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 √3 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई। तो देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, √3 यूनिट। हमें 1 यूनिट का वैल्यू पता है तो हम यहां से √3 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, 60 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक क्षेत्र त्रिभुज के रूप में है। इसका क्षेत्रफल 25,000 मीटर स्क्वायर है और आधार की लंबाई 500 मीटर है। दिए गए आधार के अनुरूप इसकी ऊंचाई है। हमसे पूछ रहे ऊंचाई पूछ रहे। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। और हमें क्वेश्चन में क्षेत्रफल क्या दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है 25,000, क्षेत्रफल दिया है 25,000 मीटर स्क्वायर। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया, हमें क्वेश्चन में आधार की लंबाई दिया है और हमसे ऊंचाई पूछ रहे हैं। तो देखिए हम यहां अगर आधार का वैल्यू पुट करेंगे तो इस इक्वेशन से हमारा ऊंचाई निकल के आ जाएगा।
यहां से हमारा हो जाएगा 1/2 गुने आधार क्या है, आधार है 500 मीटर, आधार है 500 मीटर, ऊंचाई हमें निकालना है, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 25,000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम इसे अगर काटेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, 500 से ये चला जाएगा 50 बार में। अब देखिए हम यहां से क्रॉस गुना करेंगे तो यहां से हमारा h इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, यहां से हमारा h इक्वल टू निकल के आ जाएगा 100 मीटर, यहां से हमारा h इक्वल टू निकल के आ जाएगा 100 मीटर। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 100 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक वस्तु एक समलंब के रूप में है जिसकी ऊंचाई 5 मीटर और समानांतर भुजाएं 4 मीटर और 6 मीटर है। वस्तु को पेंट करने की लागत क्या है यदि पेंटिंग की दर 50 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है। हमसे पूछ कर पेंट की लागत पूछ रहे हैं। अब देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है ये हमारा क्वेश्चन एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। हमसे पूछ कर पेंट की लागत पूछ रहे हैं, तो देखिए पेंट की लागत निकालने के लिए हमें सबसे पहले वस्तु का क्षेत्रफल निकालना होगा। अब देखिए वस्तु कैसा दिया, समलंब के रूप में दिया, तो देखिए समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने a प्लस बी गुने h। अब देखिए a प्लस बी क्या होता है, समानांतर भुजाएं, a प्लस बी क्या होता है, समानांतर भुजाएं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में समानांतर भुजाएं क्या दिया है, 4 मीटर और दूसरा हमें क्या दिया, 6 मीटर दिया। ऊंचाई हमें क्या दिया, ऊंचाई हमें दिया है 5 मीटर। अब देखिए हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 मीटर। 10 मीटर को अगर हम 2 से काटेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर में 5 मीटर से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पेंटिंग की लागत हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 1 मीटर स्क्वायर का हमें लागत क्या दिया है, 1 मीटर स्क्वायर का हमें लागत क्या दिया, 50 रुपया दिया हुआ है। और टोटल क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, टोटल क्षेत्रफल निकल के आ गया 25 मीटर स्क्वायर। तो देखिए टोटल लागत कितना हो जाएगा। अब देखिए इस एक को अगर हमें 25 मीटर बनाना है तो हमें इसमें 25 से गुना करना होगा, अगर हम इस साइड 25 से गुना करें तो हमें इस साइड भी 25 से गुना करना होगा। अब देखिए हम 50 में अगर 25 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1250 रुपया। कुल लागत क्या निकल के आ गया, 1250 रुपया निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 1250 रुपये निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।